तो हम बात कर रहे थे JSX की। सही है। ऑन है। तो JSX में हमने देखा था थोड़े बहुत छोटे मोटे से चेंजेस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो ये था कि आपको जो जब रिटर्न स्टेटमेंट होती है तो रिटर्न स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही पेरेंट टैग होता है। उस पेरेंट टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग्स लगा सकते हैं। अगर आप कोई डिव नहीं लगाना चाहते तो आप क्या लगा सकते हैं, ये एक फ्रैगमेंट लगता है जो कि बेसिकली जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, खाली टैग होता है। ये बात समझे, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि वो सिंपल एक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस है। सिर्फ उसमें तब्दीली क्या है कि उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होती है। ये बात भी क्लियर थी। वो बाकी टोटली एक फंक्शन की तरह काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्ट हुक्स। रिएक्ट हुक्स में पहला हुक हमने पढ़ा था यूज यूज स्टेट। यूज स्टेट हमने पढ़ा कि वो सिंपल एक वेरिएबल होता है, लेकिन एक खास किस्म का वेरिएबल होता है कि जब कंपोनेंट हमारा रीलोड होता है तो वो वेरिएबल खाली नहीं होता। सही है। एक सिंपल उसमें एक खासियत थी। अब उसके दो आउटपुट होते हैं। एक वो वेरिएबल खुद जिसके अंदर जो चीज़ उसमें सेव हुई है, और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम वो वेरिएबल सेट कर सकते हैं। ये बात भी सबको याद है। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं यूजर स्टेट यूज़ किया है, ही होगा। ऑथ कॉन्टेक्स्ट की फाइल देख लेते हैं। सही है। तो हम यहाँ पर एक यूज स्टेट को कॉल करा रहे हैं। अब यूज स्टेट को जब मैं कॉल करा रहा हूँ तो मैंने क्या पास किया हुआ है, ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। इससे ये पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट इसकी क्या है, एक इनिशियल वैल्यू है। लेकिन इनिशियल वैल्यू मैंने खाली ऑब्जेक्ट क्यों दिया, मैं ना ही देता, जरूरत क्या थी। इसका किसी के पास जवाब है कि मैंने यूज स्टेट में खाली ऑब्जेक्ट दिया क्यों, जब एक खाली चीज देनी थी तो मैं देता ही नहीं, वो वैसे ही उसको अनडिफाइंड बोल देता। नहीं, इसका रीजन ये होता है कि नीचे जाके आपने कहीं पर ये वेरिएबल ऑथ जहाँ पे इस्तेमाल किया है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है, एज एन ऑब्जेक्ट। उस पर आपने जो फंक्शंस लगाए हैं वो कैसे लगाए हुए हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। तो जब उसको वो ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं होता और आपने फंक्शन किसका लगाया हुआ है, ऑब्जेक्ट का, तो वो आपके पास एक एरर आता है। जैसे कि आपने एरे पे लगाना होता है डॉट मैप, आप किसी सिंपल वेरिएबल पे लगा दीजिएगा डॉट मैप, तो वो आपको एक एरर देगा, कैन नॉट फाइंड फंक्शन डॉट मैप ऑन दिस वेरिएबल। सही है। तो हमें एरर्स नहीं चाहिए हमेशा कभी भी। तो अगर आपको पता है कि ये जो ऑथ यानी कि ये जो आपका वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पे खाली क्या दे दें, ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता है कि ऑथ का वेरिएबल नीचे जाके एक एरे की तरह इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, वालेकुम सलाम, यहाँ पर एक खाली एरे दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी डेटा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि ये यहाँ पर एक एरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका सबसे इजी एग्जांपल है डॉट मैप। अब खुद सोचे कि जब एक खाली एरे होगा उस पर डॉट मैप आप चलाएंगे भी ना, तो डॉट मैप नहीं चलेगा, लेकिन वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे वेरिएबल पे डॉट मैप चलाएंगे जो कि अनडिफाइंड है, तो आपको डॉट मैप क्या करता है, एरर थ्रो करता है, तो कहता है कि ये जो फंक्शन है इस वेरिएबल पे नहीं मिला। बात समझ आई, बहुत सिंपल सी चीज। यूज स्टेट के बाद हमने कौन सा हुक देखा था, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट को यूज करना बहुत आसान था एज कम्पेयर टू यूज स्टेट। अगर हम यहाँ पे क्विकली यूज इफेक्ट को इस्तेमाल कर लें तो आपको पता है कि ये हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन कॉल किया है। बात सही है, हमने सिंपल एक फंक्शन कॉल किया है। लेकिन हमें पता है कि ये फंक्शन जो है एक और फंक्शन रिसीव करता है जिसको हम दूसरी जबान में क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। जहाँ पे आप कोई भी चीज उससे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये यूज इफेक्ट को आप कह सकते हैं कि इसको बेसिकली कहते हैं फंक्शन माउंट या कंपोनेंट डेड माउंट। कंपोनेंट डेड माउंट का मतलब होता है कि जब आपका कंपोनेंट चल गया, आपका कंपोनेंट रिएक्ट के साइकिल में चल गया, तो वो ये वाला फंक्शन चला देगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये हर बार चलाता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ कब चले, एक बार, जैसे ही आपका फंक्शन आपका कंपोनेंट कॉल हो, क्या चले, एक बार चले। अब इसको थोड़ा समझना जरूरी है। कंपोनेंट चलने का ये मतलब नहीं है कि आपकी ऐप किसी ने खोली तो आपका ये वाला यूज इफेक्ट चल जाएगा। नहीं, आपको ये देखना होता है ये किस कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि ये किस कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है,
ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड है, और आपने वो पढ़ा हुआ है, राउट्स पढ़े हुए, रिएक्ट राउट पढ़े हुए ना आप सबने, तो आपको पता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को राउटर के जरिए अलग अलग कॉल करा सकते हैं। जैसे कि आपने नेविगेशन बार में दिया हुआ है होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। अब सोचेंगे अगर यूज इफेक्ट किसके अंदर लिखा हुआ है, अबाउट के अंदर, तो वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आप अबाउट के राउट को हिट नहीं करते, और अबाउट का राउट जब तक हिट नहीं होगा तो अबाउट का कंपोनेंट भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो लाइटर होती है, क्योंकि वो एक कंपोनेंट को चला ही नहीं रहा जब तक आप उसको कॉल नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? ये सिर्फ तब चलेगा। लेकिन अगर आपको ये सिर्फ एक दफ़ा चलाना है तो आप सबको पता होगा कि इसके आखिर में हम क्या दे देते हैं, एम्प्टी एरे दे देते हैं। ये समझ जाता है कि मुझे सिर्फ तब चलाना है जब ये कंपोनेंट एक दफ़ा चले, बस। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जब जब ये वेरिएबल में तब्दीली आए तो ये वाला फंक्शन चले, तो आप सिंपली उस वेरिएबल को यहाँ पास कर देते हैं। अगर आपको पता लगा कि नहीं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो आप सिर्फ कॉमा देके और वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। अब जब जब नेम की वैल्यू बदलेगी या जब जब ऑथ की वैल्यू बदलेगी तो क्या चल जाएगा, यूज इफेक्ट। ये हमने पढ़ा था यूज इफेक्ट में। तो रिएक्ट हुक्स में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट हुक्स हैं, वो पहला है यूज स्टेट, दूसरा है यूज इफेक्ट। ये बात क्लियर है? नेस्टेड कंपोनेंट आप सबको पता है। नेस्टेड कंपोनेंट क्या होता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा है। ये बात सबको याद है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक हमारा, हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं, हेलो, सही है, तो ये आपको एक रिटर्न कर रहा है, एक स्टेटमेंट, सही है। यहाँ पे आप इसको यूज स्टेट, आपको पता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एम्प्टी एरे दे दी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेम, दैट नेम इक्वल्स टू, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेम, यहाँ पे नेम कॉल करा दो। आपको पता है ये एक फुल फ्लैज कंपोनेंट है, लेकिन इस कंपोनेंट में एक चेंज है, ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बात आप समझ रहे हैं? ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो फाइल है ना, ऑथ कॉन्टेक्स्ट जेएस, इसके अंदर अब कितने कंपोनेंट है, दो। एक कंपोनेंट जो उसका बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। जब भी आप इस फाइल में से कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे तो वो क्या इंपोर्ट होगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। लेकिन आप यहाँ पे इसके आगे क्या लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट। जब आप इस पर एक्सपोर्ट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि अब आप ये कौन सी इंपोर्ट होगी, नेम्ड इंपोर्ट होगी। अब आपने एक ही फाइल में कितने कंपोनेंट बना लिए, दो। लेकिन ये नेस्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन नहीं है। बात समझ आ रही है? अब मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फाइल में एक ही कंपोनेंट बनाएं। आप एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बिल्कुल हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट ये होगा, और नेम्ड इंपोर्ट ये होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रिएक्ट होता है। ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट है और ये नेम्ड इंपोर्ट है। इसका क्या मतलब है कि एक ही फाइल में दोनों चीज़ें हैं। ये रिएक्ट का फंक्शन भी एक ही फाइल में, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन भी एक ही फाइल में, एक ही फाइल में है, इसी वजह से इन्होंने एक साथ इंपोर्ट किया। सबको बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो एक्सपोर्ट है ये तो तब इस्तेमाल होगा, यानी कि जब हमें इसको दूसरी फाइल में इंपोर्ट कराना हो। अगर मुझे ये हेलो का फंक्शन इधर कहीं इस्तेमाल करना है, सही है, ये इधर कहीं इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हेलो, तो बिना इंपोर्ट किए मेरा ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे चल जाएगा। बात समझ आ रही है सबको? मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक ही फाइल में कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। सही है, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, लेकिन मैं बस कंपोनेंट बना के देखना दिखाना चाह रहा था। खैर, इसको हम रिमूव करते हैं। आप अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आप सिंपल अपनी एक ही फाइल में एक ही कंपोनेंट बनाए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वो क्या थी इधर, प्रॉप्स। हमने यहाँ पे पढ़े थे प्रॉप्स। हमें पता है कि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें हमेशा हमें क्या रिसीव होता है, प्रॉप्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रॉप्स डॉट आइटम, प्रॉप्स डॉट की, प्रॉप्स डॉट आईडी, डॉट लगाते हैं ना, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, डॉट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है।
अब ये प्रॉप्स जो है आपको पता है कि ये फंक्शन पैरामीटर भी है, याद है? फंक्शन पैरामीटर क्या होता है कि वो वैल्यू जब आप फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और आपका यूजर आपको देता है, इसके ऊपर ऊपर से जा रहा है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में याद हो तो जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि इसको थोड़ा गौर से पढ़ लो, लेकिन गालिबन आपने नहीं पढ़ा। अगर आपको याद है तो हमने एक काम किया था इधर, फंक्शन, हेलो, ये क्या है, ये किसका फंक्शन है? जावास्क्रिप्ट का। मैंने लिखा प्रॉप्स, यानी कि मैं एक वैल्यू रिसीव करूंगा। बात समझ आई? यहाँ पे मैंने लिखा console डॉट लॉग, मैंने इसमें पास कर दिया प्रॉप्स। एक बहुत सिंपल फंक्शन है जो कि जो भी चीज़ रिसीव करता है उसका क्या करा देता है, console लॉग करा देता है। मैंने ये फंक्शन बना लिया, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब यहाँ पे मैं जो भी चीज़ इसको पास करूंगा वो नीचे क्या कर देगा, console लॉग। मतलब ये चीज़ किस में सेव हुई, ये इस प्रॉप्स के वेरिएबल में सेव हुई। बात समझ आई? ये सेम काम कहाँ होता है, रिएक्ट के कंपोनेंट में। रिएक्ट के, लेकिन रिएक्ट के कंपोनेंट में डेटा पास करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे प्रॉप्स डायरेक्टली आप पास नहीं करते, बल्कि जहाँ पे आपने इस कंपोनेंट को कॉल कराया हुआ होता है, इधर आके आप कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं। ये मुझे बता सकता है कि एरर क्यों आ रहा है? हम्म, नहीं नहीं, चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ मेरे भाई। चलो, क्या? किसी और को बात समझ आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? जावास्क्रिप्ट क्या लिख रहा हूँ मैं, कौन सी जावास्क्रिप्ट है? नहीं, इसमें पूरी जावास्क्रिप्ट कौन सी है तो एरर आया है? आईडी जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। आप एट्रीब्यूट कैसे बनाते थे? क्या देंगे इसमें? अब सवाल ये, करली ब्रैकेट इसमें इक्वल के बाद में एरर हट गया, दोबारा वजह बताओ। हाँ, जावास्क्रिप्ट कौन सी जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ? नहीं नहीं, मतलब ये सिर्फ वन जावास्क्रिप्ट है, वन एचटीएमएल में नहीं होता क्या? नहीं, देखो ना, अब चलो मैंने मिटा दिया, मैंने लिखा हेलो, अब तो एरर नहीं दिया इसने। ये एट्रीब्यूट यही तो होता था। तो स्ट्रिंग तो जावा, वो भी तो वो जावास्क्रिप्ट है, तो फर्क क्या हुआ? नहीं, मेरा कहने का मतलब है स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो वो एरर नहीं दे रहा, बस को हटा के नंबर दे रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है, क्या वजह है? कोई याद है लॉजिक? बताया था ये, मैंने कहा था कि रिएक्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू होती है, वो आपका रिएक्ट उसको पार्स कर सकता है, उसको समझ सकता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अलावा और कोई भी चीज़ वो नहीं समझता। नंबर उसके पास कोई चीज़ है ही नहीं, वो नंबर को नहीं जानता। अब आपको ये सुनने में अजीब लग रहा हो क्योंकि आप नंबर सिस्टम्स को जानते हैं, लेकिन रिएक्ट जो आपका ये HTML है, जो JSX है, बेसिकली HTML नहीं है, जो JSX है वो नंबर्स को नहीं जानता। तो वो कहता है कि भाई ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। अगर आप इसको एरर पे इधर मार्क करेंगे तो वो उसको लग रहा है कि करली ब्रैकेट एक्सपेक्टेड। ये कौन आपको बता रहा है? VS कोड। VS कोड इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि JSX में नंबर सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्ट JSX नंबर्स को जानता ही नहीं। समझ रहे हैं? रिएक्ट सिवाय स्ट्रिंग डेटा टाइप के और किसी भी चीज़ को नहीं जानता। वो किसकी प्रॉपर्टीज हैं? वो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज हैं। तो वो कहता है कि अगर भाई स्ट्रिंग के अलावा आपको कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल करनी है तो आप उसको किस में दे दो, करली ब्रैकेट में दे दो। मतलब आप उसे बता रहे हो कि भाई ये जावास्क्रिप्ट है। सही है, फिर आप जावास्क्रिप्ट जाने उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, ये अब उसका मसला नहीं रहा है। सही है, अब जावास्क्रिप्ट उसको जो बताएगा वो वहां पे पास कर देगा।
बात समझ आई? यही वजह है कि अगर आपने याद किया हो तो आप डॉट मैप के जब फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे थे तो मैंने ये बात बताई थी कि जब आपका वो एरे है तो रिएक्ट उसको रीड कर सकता है। रिएक्ट जो है आपका, जो ये स्ट्रिंग जो है ये बेसिक नेटिव डेटा टाइप है। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रिंग नंबर्स ये दो जो हैं कौन सी डेटा टाइप्स हैं? बेसिक। एरे और जो आपकी ऑब्जेक्ट है ये एक तरह की रिलेटिव डेटा टाइप कहलाती है या एडवांस डेटा टाइप कहलाती है। सही है, जो कि दूसरी डेटा टाइप से मिलके बनती है। बूलियन भी क्या है? नेटिव है क्या एडवांस्ड है? बूलियन भी नेटिव है, यानी कि 1 0। तो आप खुद सोचें कि आपकी जो एरे होती है, एरे के अंदर आप नंबर्स लिख सकते हैं, एरे के अंदर आप स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, आप उसमें बूलियन लिख सकते हैं, आप एरे के एरे अंदर एक और एरे भी लिख सकते हैं। तो ये किस तरह की डेटा टाइप हो गई? एडवांस्ड या रिलेटिव। इसको रिलेटिव कहते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंड करती है। तो रिलेटिव डेटा टाइप्स में रिएक्ट सिर्फ किसको जानती है? एरे को। एरे को एडवांस्ड, एडवांस्ड रिलेटिव। एडवांस्ड में वो किसको जानती है? एरे को। और नेटिव्स में किसको जानती है? स्ट्रिंग। बस यही वजह है कि हम बार बार किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉट मैप का। क्योंकि डॉट मैप रिटर्न में क्या देता है? एरे देता है। दूसरी चीज, जब भी आप इस HTML कोड में आए तो जब आप ये कर्ली ब्रैकेट्स बीच में लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न उसको करना चाहिए। अगर वो कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो आपके पास एक और एरर उठता है, द एक्सप्रेशन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। बात समझ आ रही है? एक्सप्रेशन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ये वाला एरर आता है आपके पास। ए भाई ये क्या हुआ? देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क कनेक्टिविटी। उसकी कोई डिपेंडेंसी जो है ना, जो एग्जिस्ट को चाहिए होगी वो नहीं हुई होगी। को यूज़ ना करें, डिलीट करके दोबारा करें, वो अब करप्टेड है। सही है। तो हम बात कर रहे थे इसकी। अब आपको ये एक और चीज़ बताता है कि ये जब आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? रिटर्न लाजमी है। बात समझ आ रही है? अगर आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ लिखें कि जो उसके पास, अब देखें इस पे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। console डॉट लॉग जब आप लिखते हैं तो इसका तो कोई आउटपुट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नीचे से एरर नहीं दे रहा। उसकी वजह पता है? console लॉग आउटपुट देता है, अनडिफाइंड देता है। आप कभी console लॉग चलाइए, पहले अनडिफाइंड लिखा आता है फिर उसकी वैल्यू आती है। ये बात नोट की है किसी ने? तो उसका आउटपुट है, उसका रिटर्न है, इस वजह से console लॉग जो है यहाँ पर फिट हो जाता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिटर्न से। अब आपसे वो इंटरव्यू में पूछेगा कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को HTML यानी कि JSX के बीच में इस्तेमाल करूंगा, सही है, आप बोलेंगे आप कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कैसे कर सकते हैं, वो आप उसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए और आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? जावास्क्रिप्ट। वो बोलेगा बेहतरीन है। सही है। फिर वो आपके सामने console.log लिख देगा। आपको पूछेगा कि console.log का कोई भी रिटर्न होता है? आप बोलोगे नहीं होता। console.log एक फंक्शन है जो कि आपके कंसोल में कुछ ना कुछ प्रिंट करता है। अब आपके दिमाग में ये होगा, अब आपका दिमाग कहेगा क्योंकि console log कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करता और रूल ये कहता है कि इधर हर वो चीज़ लिखनी चाहिए जो कुछ ना कुछ रिटर्न दे। आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये क्या देगा? एक एरर, कि भाई ये जो आपकी स्टेटमेंट है या जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है ये कुछ भी रिटर्न नहीं दे रही। लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन होता है, console log हमेशा रिटर्न करता है और उस रिटर्न क्या रिटर्न होता है? वो अनडिफाइंड। तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको ये बात पता लग जाएगी। लेकिन ये एक रूल है कि यहाँ पे HTML के बीच में अगर आप कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इवन अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो उस फंक्शन का भी कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। ये आपके पास यहाँ पर एक लिमिटेशन है। अब ये हो गई कुछ ऊट पटांग बातें किसके हवाले से? रिएक्ट के हवाले से। हमने रिएक्ट कंपोनेंट्स ये सब देखा, नेस्टेड कंपोनेंट्स भी आपने देखा। हम प्रॉप्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने प्रॉप्स का यहाँ पे वेरिएबल दिया है
यहाँ पे मैंने पास किया क्या, 1। अब मुझे इस 1 को रिसीव करना है इसके चाइल्ड के पास। मैं फर्ज करता हूँ मैं इसकी इनिशियल वैल्यू कह देता हूँ props डॉट id। अब देख रहे हैं मैंने क्या किया है, जब ये फंक्शन ये आपका कंपोनेंट चलेगा, तो ये कब चलेगा, जब सबसे पहले ये मेन कंपोनेंट चलेगा, ये क्योंकि ये मेन कंपोनेंट के अंदर कॉल हुआ है, ये इसको कॉल कर रहा है। कैसे कॉल कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल किया, सबसे ऊपर मैंने फंक्शन बनाया, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट बनाया। इस फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि मैं एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करूंगा, एक यूजर से डेटा रिसीव करूंगा, और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया, प्रॉप्स। बिल्कुल यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को कहा कि आपको एक कोई डेटा रिसीव होगा, और वो डेटा किस में रिसीव होगा, प्रॉप्स के वेरिएबल में। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जब मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल किया, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में एक डेटा पास किया, और डेटा में लिखा अपना नाम, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे जब मैंने इस कंपोनेंट को कॉल किया, तो मैंने इस फंक्शन की ही तरह इसको डेटा पास किया है, लेकिन क्योंकि ये कंपोनेंट है तो इसको डेटा पास करने का तरीका थोड़ा अलग है। बाकी ये काम बिल्कुल डिट्टो सेम हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें, इस वाली लाइन में, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि ये रिएक्ट है और ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे उसने क्या रिसीव किया, स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव की, उस स्ट्रिंग वैल्यू को उसने क्या करा दिया, कंसोल करा दिया, क्योंकि फंक्शन में यही लिखा हुआ था। अब यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अच्छा, मजे की बात है कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर स्ट्रिंग लिखेंगे ना, तो इज्जत से रिसीव कर लेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट को हटा भी दें, तो भी इज्जत से रिसीव करेगा। अगेन एक रूल ऑफ थंब होता है कि जब आपके पास किसी एक चीज़ के दो तरीके हों, तो हमेशा उस तरीके की प्रैक्टिस ज़्यादा करें जो कि जनरल हो, जो सबके लिए चलती हो। जैसा कि मैंने आपको इनर टेक्स्ट में बताया था, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत 3-4 मेथड्स है। मैंने कहा था कि इनर एचटीएमएल है जो सब पे चल जाता है, तो आप वही इस्तेमाल कर लो। बात समझ आई। तो अब यहाँ पे आपको, आप अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे, आपको जो भी डेटा पास करना है किस में पास करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसमें एक ऑब्जेक्ट भी पास कर देंगे ना, तो आप बिना किसी रुकावट के आराम से पास कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं हुई, तो यहाँ पे वो आपका डेटा हट जाएगा। आप समझ रहे, एक ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आपको आगे ज़्यादा मसला ना करे। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो भी डेटा टाइप पास करूंगा वो ये चुपचाप रिसीव कर लेगा। उसकी वजह क्या है कि बिल्कुल जैसे है जैसे आपका जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी डेटा इस फंक्शन को पास कर सकते हैं। देख रहे हैं उसने क्या कौन लॉग कर दिया। अच्छा, अनडिफाइंड किसका है, ये कौन लॉग का रिटर्न है। ठीक है, ये बात आपकी समझ आई। ऐसे आपने ये प्रॉप्स देखे थे, हाँ, एज अ वेरिएबल देना पड़ता है, सिंपल इतना सा फर्क है। इनर एचटीएमएल का मतलब होता है कि आपको कोई डिव है, आपके उस डिव के अंदर आपने कोई भी कोड पेस्ट करवाना है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई एचटीएमएल का टैग भी हो सकता है। तो आप उस टैग को डॉक्यूमेंट डॉट कैरेट एलिमेंट बाय आईडी से कॉल कराते हैं, और उस पर उसका प्रॉपर्टी चलाते हैं डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू करके, आपको उसके अंदर जो भी इंजेक्ट कराना है आप वो कर देंगे। डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ जो है आपकी वर्डप्रेस है ना उसमें बहुत हुआ हुआ है। अगर आप वर्डप्रेस पे जाके ये कभी कीजिएगा, किसी ने वर्डप्रेस पे काम किया है, अगर आप वर्डप्रेस कभी देखें ना, तो वर्डप्रेस जहाँ पे वो बॉडी जहाँ पे आपको डेटा पास करने के लिए जगह दी जाती है ना, कि आप यहाँ पर अपना पोस्ट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप कोई एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा कि आप उधर टेक्स्ट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो वैसा का वैसा पेस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे ना, तो वो H1 लग जाता है, H1 नज़र नहीं आता, उल्टा वो लग जाता है उन इनर एचटीएमएल की तरह। उन्होंने इनर टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं किया, क्या इस्तेमाल किया हुआ है, इनर एचटीएमएल इस्तेमाल। इसी तरीके से जो आपके ये वर्डप्रेस के कोडर बैठे हुए हैं ना, ये बोलते हैं हम आपको कस्टमाइज़ करके दे देंगे, वो बेसिकली क्या लिख रहे होते हैं, HTML लिख रहे होते हैं। सही है, अब आपको पता है अगर वो HTML लिख पा रहे हैं तो उसके अंदर इनलाइन CSS भी एप्लीकेबल हो जाती है।
अगर वो serious- क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पीएचपी में उन्होंने क्या बस लिखा हुआ है कि भाई ये जो भी चीज़ लेकर आए ना उसको डॉट एनआरएचटी में लगा के इक्वल टू कर दो, वो पेस्ट हो जाती है। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही वो दोबारा से थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट पढ़ के हैं। सही है। कहाँ पे? हाँ तो वो HTML उस स्ट्रिंग एज एन स्ट्रिंग उठा एज अ नंबर, तो उसको आप करते हैं वो ट्रांसपाइलिंग कहते हैं उसको। नहीं वैसे कोई उसका मेथड नहीं है। आपको उसको ना वो टाइप कास्टिंग कहते हैं, सॉरी ट्रांसपाइलिंग नहीं कहते, ट्रांसपाइलिंग जो टाइप स्क्रिप्ट की वर्ड ये होता है जब बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हो सब। तो टाइप टाइप स्क्रिप्ट नाम सुना है किसी ने? टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट की बहन है। टाइप स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई थी, वैसे तो ये बाद में पैदा हुई लेकिन ये उसकी बड़ी बहन है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो गई है लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक नुकसान है, वो है हार्ड टाइपिंग। सही है, स्ट्रिक्ट टाइपिंग दूसरी जबान में इसको कहते हैं। जो आप में से थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, अगर उनको स्ट्रिक्ट टाइपिंग का मतलब नहीं पता तो फिर वो पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। सही है। स्ट्रिक्ट टाइपिंग बेसिकली कहते हैं कि जहाँ पे आप कोई कोड कर रहे हैं तो फंक्शन लिखने से पहले आप बता देते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर क्या सेव होगा। का मतलब है कि जब आप वेरिएबल कॉल करा रहे हो ना, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हो, जैसे हम कहते हैं वार ABC, अभी उसकी वैल्यू सेट नहीं की टाइप की, कौन सी टाइप आएगी। बार ABC आपने कर दिया ना तो वो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है लेकिन अभी तक उसमें कोई वैल्यू नहीं आई। जैसे आप यूज स्टेट कर रहे थे उसके पैरेंथेसिस में आप कुछ भी ना दें तो वो अनडिफाइंड ही रहता है लेकिन आपका वेरिएबल बन जाता है। आप समझ रहे हैं? तो जब वो वेरिएबल बन गया तो अब डिपेंड करता है कि आप उसको किसके पास सेट करेंगे। अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट सेव करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेव कर लेता है, आप उसमें नंबर सेव करेंगे वो नंबर सेव कर लेता है। सही है। अगर पहले नंबर सेव हुआ हुआ था अभी आपने स्ट्रिंग सेव कर दी तो वो चुपचाप करके सेव कर देता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको बहुत बुरा कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये ऊप के बिल्कुल अगेंस्ट है, ऊप के बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन है। सही है। ये ऊप आपको अगर पता हो तो मैंने पढ़ाई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप कहती है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप प्लानिंग के साथ डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेरिएबल की टाइप क्या होगी और उसको आप इन्फोर्स करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपने एज का एक वेरिएबल बनाया, एज किस में होगी, नंबर में। अब कहीं भी कोड में जाके गलती से भी आपने अगर उसमें स्ट्रिंग पास की ना तो नीचे से वो एरर थ्रो करता है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नॉर्मल पाइथन में ये नहीं होता। आप कोशिश कीजिएगा, सिंपल से वो एज इज इक्वल्स टू आप ABC में सेव करा देंगे ना, वो ABC सेव कर भी लेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट की क्या है, कमजोरी है। हमारे लिए ये इसका फायदा है कि हमें पहले सब चीज़ नहीं बतानी पड़ती कि भाई कौन सा ये वो फलाना ढिमकाना, उसको सीखना आसान है। लेकिन जब आप इसमें बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ अगर इसमें ये स्ट्रिंग है तो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। क्योंकि जब डेटाबेस पे वो आपका डेटा जा रहा है तो उसमें ये ना हो कि स्ट्रिंग आना था अब क्या आ गया है, नंबर। उसकी जगह पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई थी टाइप स्क्रिप्ट, और इसका टाइप स्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विद सिंटैक्स फॉर टाइप्स। इन्होंने क्या किया कि जावा, जावा का नाम सुना है? जावा की ये क्वालिटी है, जावा में आप हर चीज़ पहले बताते हो, तो हम इंटरफेसेस कहते हैं या टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। तो टाइप डिक्लेरेशन में आप ये उसको बताते हो कि ये आपका जो वेरिएबल है इसकी कौन सी टाइप है, और उसके बाद आप एक्सेस मॉडिफायर भी बताते हो। देखिए जिनके सर के ऊपर से थोड़ा जड़ रहा है बस मोटे मोटे लफ्ज सुन लो, जिंदगी में आगे फिर ना कभी याद आ जाएंगे। एक्सेस मॉडिफायर वो होता है कि वो बताता है कि इसको कौन कौन मॉडिफाई कर सकता है। देखिए जिन्होंने सॉलिडिटी थोड़ी थोड़ी पढ़ी है उनको भी ये लफ्ज पता होगा, एक्सेस मॉडिफायर। तो ये दो जो क्वालिटीज़ हैं ये किसकी है, जावा की। इसके बाद जावा की कुछ और क्वालिटीज़ हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, चौथा कौन सा है, चार पिलर्स होते हैं, कैप्सुलेशन। सही है। तो ये चार इसके पिलर्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने किस में डाल दी, टाइप स्क्रिप्ट। उन्होंने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें कर लिया। और मज़े की बात है कि ये अडॉप्टेड है। आपको पता है कि रिएक्ट आपकी जो है ना, आप लिखते हैं JSX, .JSX, वो क्या है, रिएक्ट।
तो आजकल बहुत ज़्यादा जो बड़ी कंपनियों में यूज़ हो रही है वो है TSX, टाइप स्क्रिप्ट एक्स। सही है, उन्होंने रिएक्ट को पूरा का पूरा बदल के किस में लिख दिया है, टाइप स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं होता, टाइप स्क्रिप्ट नहीं, टाइप स्क्रिप्ट आपको करता है। और मजे की बात है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर है, सही है, बहुत ज़्यादा होती है। अभी मजे की बात ये है कि आपका जो रिएक्ट है उसमें थोड़ा बहुत कंपाइलर है, ठीक है, आपने नीचे वो स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर होता है, वो सब कुछ करता है, कंपाइल करके बताता है इसमें ये एरर है, ये एरर है। अभी भी वो इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करती है। तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर लैंग्वेज है बिल्कुल जावा की तरह, कि वो उसको पहले कंपाइल करना पड़ता है इनटू नेटिव जावास्क्रिप्ट, फिर वो नेटिव जावास्क्रिप्ट चलती है। ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की थोड़ी सी जान पहचान है, बताना पड़ता है। अब ये देखेंगे क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। सही है, आपको पहले जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर का, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अभी तो आप यूजर में कोई भी चीज़ लगाएं वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये कहने का मतलब है, अगर कभी आपने प्रैक्टिस की हो, जो कि मुझे लग रहा है आपने बिल्कुल की है, सही है, आप ए इज इक्वल्स टू खाली बनाते हैं, आप लिखते हैं ए डॉट नेम इट इज इक्वल्स टू ABC, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब आप ए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसमें क्या आ गया है, नेम। आपको फिर दिल किया, आपने इसमें कुछ और भी ऐड कर लिया, ए डॉट एज, दो पता नहीं कौन 2 साल का है, लेकिन चलो, नेम और एज। आपने एक पहले खाली ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आप अब प्रॉपर्टीज ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन जावा कहती है कि भाई प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको पहले से डिसाइड करनी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे हम इंटरफेसेस कहते हैं। तो हम पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो। ये अगेन फीचर कौन देती है, टाइपस्क्रिप्ट। तो बिल्कुल ही उसने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट के जो मेन जो उसके फीचर्स थे, इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट इतनी यूज़ होती है, वो किस में ले आई, जावास्क्रिप्ट में। इस वजह से जो आपकी हाई लेवल कंपनीज हैं जैसे अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट खुद है, वो किसको इस्तेमाल करती है, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट। तो ये आपका एक लर्निंग कर्व होता है कि पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ें, आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं, आप सिंपल रिएक्ट पढ़ें, आप फंक्शनल कंपोनेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल करें, सही है। लेकिन जब आप थोड़े बहुत स्मूथ हो जाएं तो आपका अब नई चीज़ें सीखने का आपको टाइम है, तो आप फिर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से निकल के आप क्लास कंपोनेंट्स पे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट को छोड़ के आप क्या करें, क्लास कंपोनेंट देखेंगे वो कैसे बनते हैं। समझ लें कि आपको किसी कंपनी में अगर काम करना पड़ गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब क्लास कंपोनेंट के बाद आपको फिर क्या ट्राई करना चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट। क्या, नहीं, ये भी फंक्शनल कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो प्रेफरेबल है कि जब आप इतनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर फंक्शन छोड़ के आपको क्या करना चाहिए, क्लास कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ये थी टाइपस्क्रिप्ट, ये आपको इंशाल्लाह कभी ना कभी बहुत काम आएगी ये बातें। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड अप दोबारा काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं इसका क्या बना, और बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से ये हो गया है। इतनी बड़ी विंडोज़ बना दी, कमांड प्रॉम्प्ट बेकार से बनाया, ठीक है। तो हमारी बड़ी मशक्क़त के बाद हमारा NPM चल गया, तो हम थोड़ा और लेकिन रिवीजन को बरकरार रखते हैं, सही है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, हमने हुक्स पढ़ लिए, सब हो गया, प्रॉप्स हो गए, प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गई। अब आप प्रॉप्स पढ़ लिए तो ड्रिलिंग भी आप पता चल गई कि नेस्टेड कंपोनेंट है, कि भाई इसका चाइल्ड है, चाइल्ड को दिया, फिर चाइल्ड ने अपने चाइल्ड को दिया, पूरी नस्लें चलती जा रही हैं, तो वो कैसे, इसको उसका लफ्ज़ क्या होता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग, सही है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब मज़े की बात है कि हमने कहा था कि भाई ये मुमकिन नहीं है, सही, जब बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट APIs। कॉन्टेक्स्ट API एक सेंट्रल डेटाबेस है, सही है, कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप किससे ले लो, अपने सेंट्रल डेटाबेस से ले लो, यानी कि कॉन्टेक्स्ट API से ले लो। कॉन्टेक्स्ट API से डेटा कैसे पहुंचाएंगे, ये कॉन्टेक्स्ट API का पेज है। तो ये कॉन्टेक्स्ट API का पेज कुछ भी नहीं है, एक कंपोनेंट है। पहले तो दिमाग में इस बात को क्लियर करें, मैंने कॉन्टेक्स्ट API पता नहीं बोल बोल के ना आपके दिमाग में उसको पता नहीं क्या बना दिया है, सही है, दहशत हो गई है आपके दिमाग में।
लेकिन इसको ज़रा अगर आप थोड़ा ना इत्मीनान से थोड़ा देखें तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट है। लेकिन ये दूसरे कंपोनेंट से थोड़ा मुख्तलिफ इस तरीके से है कि ये उस तरीके से चलता नहीं है जैसे आपका नॉर्मल कंपोनेंट चलता है। जैसे आपने एक बनाया होम कंपोनेंट, वो कब चलता है? जब आपकी ऐप चलती है। फिर हमने बनाया था अबाउट का कंपोनेंट, जब हम अबाउट के बटन पे क्लिक करते थे तो अबाउट का कंपोनेंट चल जाता था। फिर अबाउट के कंपोनेंट के अंदर उसका चाइल्ड कंपोनेंट था जो कि राउटर के थ्रू आउटलेट के जरिए हमने शो कराया था। मैंने पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। किसी को समझ आया कि हुआ क्या? कि हमने पहले अबाउट का कंपोनेंट कॉल कराया राउटर के थ्रू, सही है। अबाउट का मेन कंपोनेंट कॉल हुआ, उसके बाद हमने उसका चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कराया, पेमेंट या शॉपिंग। लेकिन वो पेमेंट या शॉपिंग जो है वो उसका नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड कंपोनेंट नहीं था। उसको हमने किसके थ्रू शो कराया था? आउटलेट के थ्रू। और हमने बताया था कि ये हम बात उसको बताते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर, सही है। कि हम एक राउट का टैग बनाते हैं, उस राउट के टैग के अंदर पाथ देते हैं स्लैश अबाउट के अंदर एलिमेंट में बताते हैं अबाउट का कंपोनेंट। और जो ये कंपोनेंट जहाँ पे क्लोज होता है तो उस क्लोज होने से पहले जो उसके बीच वाली जगह होती है उसमें हम एक और राउट का टैग देते हैं। और उस राउट का टैग में हम बताते हैं दोबारा टू स्लैश, स्लैश लगाते हैं, स्लैश नहीं लगाते हैं, अबाउट लिखते हैं, अबाउट लिखते हैं, नहीं लिखते हम, बल्कि लिखते हैं कि स्लैश भी नहीं लगाते, हम सिर्फ लिखते हैं पेमेंट। लेकिन अब इस कंपोनेंट तक पहुंचने के लिए हमारी यूआरएल क्या होती है? स्लैश अबाउट स्लैश पेमेंट। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब जब ये कंपोनेंट कॉल हुआ तो ये कहाँ पे कॉल होता है? ये अबाउट के पेज के अंदर हमने जो अबाउट का कंपोनेंट था उसके अंदर हमने एक और टैग इस्तेमाल किया था, इसका नाम क्या होता है? आउटलेट। जब हम अब उसको हिट करेंगे तो वो आउटलेट को उठा के आपका जो पेमेंट वाला कंपोनेंट है उसको क्या कर देता है? पेस्ट कर देता है। बेसिकली उठाता नहीं है, आउटलेट के बीच में ही आ जाता है। तो डिव के बीच में आप कोई चीज़ इंजेक्ट कर दो इनर एचटीएमएल के थ्रू तो नजर आ जाती है, तो वो आउटलेट के साथ भी यही करता है, सही है। तो ये था आपका राउटर, बट बहुत तेज़ी से चले गए। उसके बाद हम लोग आते हैं दोबारा से कॉन्टेक्स्ट पे, थोड़ा गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे अब आ गए, तो ये एक सिंपल कंपोनेंट है, लेकिन ये कंपोनेंट दूसरों से अलग है। अब इस कंपोनेंट में आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? ऑथ। लेकिन मज़े की बात है, ये वेरिएबल किसके थ्रू बना हुआ है? यूज स्टेट। अब यूज स्टेट की खास बात है कि वो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करती है। एक तो वो वेरिएबल खुद जिसके अंदर डेटा है, दूसरा वेरिएबल क्या होता है? सेट ऑथ। इसका क्या काम होता है? ये डेटा सेव करता है। ये डेटा किस में सेव करता है? ऑथ के अंदर। तो आपके पास सेट करने वाला फंक्शन भी है और आपके पास डेटा इस्तेमाल करने वाला फंक्शन भी है, फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है, सही है। तो आप जब ये वेरिएबल पास कर सकते हैं तो आप ये वाला फंक्शन भी तो आगे पास कर सकते हैं। तो अब आपको इस वेरिएबल के अंदर जो कि किसके अंदर पड़ा हुआ है? ऑथ कॉन्टेक्स्ट। इसका डेटा आप सेव कर सकते हैं कहीं भी जहां पे आपने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सही है। तो वहां से डेटा सेव होता है। लेकिन अभी आप लोगों को मुझे पता है कि इधर उधर से गया होगा, ऊपर से भी नहीं गया होगा, साइडों से निकल गया होगा, पता भी नहीं चला होगा कि भाई हुआ क्या है। आप बोल रहे होंगे हमारे साथ तो प्रैंक हो गया, सही है। तो इसके इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमारा एक साफ सुथरा सा नया सा प्रोजेक्ट बना है। अब इसका कबाड़ा करते हैं, हम एसआरसी में जाते हैं। एसआरसी के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम क्या देते हैं? कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर माई ऐप में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर था, बल्कि हम हुक्स और कॉन्टेक्स्ट दोनों का जो हमारा फोल्डर है इसको कॉपी करके ले आते हैं। इस जो अभी अभी हमने नया ताज़ा ताज़ा बनाया है और हमारे पास ये पेस्ट हो गया। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट और हुक्स के दो फोल्डर आ गए। आपको याद है कि मैंने हुक्स का फोल्डर क्यों बनाया था? बिल्कुल, ये एक हमने कस्टम हुक बनाया है। ये क्यों हुक बनाया है? कि हम ताकि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके, समझ रहे हैं? ये इस्तेमाल करने के लिए है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइल है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई खुद है।
सही, आई थिंक इसको ऊपर से नीचे तक हमने बहुत डिफाइन किया हुआ है। अब हम इस कचरे को हटा दें जो अभी हमने न्यू न्यू किया है, वरना ये फिर फट जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप, आपके पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट की फाइल भी है, आपके पास बुक्स की फाइल भी है। अगेन इन फाइलों के अंदर जो लिखा है अगर आपको समझ में नहीं आता तो इग्नोर करो, ठीक है, फिलहाल इसको इग्नोर करो। इंपॉर्टेंट है इसको इस्तेमाल करना। आप सबसे पहले आओगे यहाँ पे index.js। index.js में आपके पास ये ऐप का कंपोनेंट कॉल हो रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इस पुराने वाले अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और अगर आप इसकी index.js में आएंगे तो हमने क्या यूज़ किया हुआ है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए इसको क्विकली क्विकली काम करेंगे। यहाँ पे हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट किया, किस फोल्डर से, कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर से। अब हमें पता है जो इसका टैग है वो किसके ऊपर जाएगा, ऐप के ऊपर जाएगा। ये ऐप के ऊपर क्यों जा रहा है, किसी को याद है? ये पूरी एप्लीकेशन का क्या है, ये पेरेंट है, वो इसके अंदर ही आता है। तो ये ऐप, लेकिन आपको याद है कि ये ऐप जो इसका चाइल्ड बन चुका है वो हम यहाँ पे रिसीव करते हैं एज अ प्रॉप्स। याद है सबको? नहीं याद है अगेन इग्नोर कर दो। सही, क्योंकि मेजर चीज़ याद रहनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, आपको index.js में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है और बिल्कुल जैसे कि आप HTML लिखते थे आपने ऐप को इसका क्या बना देना है, चाइल्ड। अब आपकी ऐप को पता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट API हम यूज़ कर सकते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट API पूरी की पूरी ऐप पर लग रही है। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम इस SRC के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, किस नाम का, कंपोनेंट्स के नाम का। इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर फाइल बन गई है। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं। इस कंपोनेंट का नाम देते हैं हम लोग book.js। सही, अब इसमें हम RFCE करते हैं। आपको पता है RFC क्या है? हमारा कंपोनेंट बन गया। अब हमें जाना है app.js में। ये हमारा app.js है और इसके अंदर पहले से ही बहुत सारा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हम इसको कहेंगे नो थैंक यू और हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक हमारा कंपोनेंट है, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। लेकिन इसको हमें उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोड। सही है, तो इसने कंपोनेंट्स के फोल्डर में से ये जो बुक का फोल्डर वो हमारा कंपोनेंट है इसको कॉल कर लिया है। अगर हम इधर जाएंगे तो हमें बीच में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, बुक। फेयर इनफ चीज़। अब हम इधर आते हैं अपने पुराने वाले चीज़ पे। तो हम इसको दोबारा से थोड़ा रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी में, लेकिन आपको पहले हम चला के तो दिखाएं तो क्या। सही है, अब हम आते हैं अबाउट में। तो अबाउट में हमने क्या इंपोर्ट किया हुआ है, यूज ऑथ। यूज ऑथ से आपको पता लग रहा है कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो हम इस बुक जो हमारा कंपोनेंट है, इस बुक के कंपोनेंट में वापस आते हैं। फिर हम क्या इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इधर वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमने सही लिखा है। हमारे पास हुक्स है, हुक्स के अंदर हमारे पास क्या है, यूज ऑथ है। अब क्योंकि ये एक हमारे पास वो क्या है, एक हुक है, तो हुक कॉल करने का आपको तरीका पता है, यही होता है। तो हमने सिंपल ये इस हुक को यूज़ करने के लिए हमने इस कंपोनेंट के अंदर इसको कॉल करा लिया है, जिस तरीके से आप यूज स्टेट को कॉल करा लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे फ्रैगमेंट बना लेते हैं। सही है, और यहाँ पे हम H1 दे देते हैं।
यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं हमारा auth। ठीक है, हमने ऑथ यूज़ किया इधर, और ये कहाँ से आ रहा है, यूज़ ऑथ से। अब आपने देखा कि ये दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, ऑथ भी और सेट ऑथ भी। और ये ऑथ और सेट ऑथ कहाँ पे डिफाइन हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। अभी मुझे इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए कोई ना कोई स्ट्रिंग। अब हम दोबारा अपने पे जाते हैं, तो मेरा यहाँ पे नाम लिख दिया, ये कहाँ से आया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से आया। तो बड़े हफ्तों की मुशक्कत के बाद आप देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई फाइनली यूज़ हुई। इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करते हैं इजी बेसिस पे। हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 क्या है, index.js में आपने क्या इंपोर्ट करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और आपकी जो ऐप है इसको क्या कर देना है, रैप कर देना है। ठीक है, ऐप को इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे रैप कर देना है, क्योंकि आप इसको बेसिकली बता रहे हैं कि ये ऐप जो है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट को ऐप इस्तेमाल कर सकती है, इसका कोई भी ऐप का कंपोनेंट इसको इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ऐप का जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, कोई भी होगा, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली किसका चाइल्ड बन जाएगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का। तो यानी कि ऑथ के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएगा। हमने ऐप का एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, उसका नाम क्या था, ये किसका चाइल्ड कंपोनेंट है, ऐप का। हम अब एक और काम करते हैं, बुक्स के साथ साथ हम पेपर डॉट जेएस करते हैं। सही है, अब पेपर डॉट जेएस के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया। सिंपल क्या करते हैं कि हम बुक में जाते हैं, ये यूज ऑथ, अब आप देख रहे हैं यूज ऑथ की एक लाइन है, वो जो मैंने यूज ऑथ की फाइल बनाई हुई है ना बुक की, वो इसीलिए बनाई हुई है कि अब हमारे पास सिर्फ दो लाइन है इसको इस्तेमाल करने के लिए। पहली लाइन उसको इम्पोर्ट करो, दूसरी लाइन उसको यूज ऑथ की तरह, यूज स्टेट की तरह चला दो। बस एक फ़र्क है कि यूज स्टेट जब आप चलाते थे तो वो एरे बनाते थे, अभी आप क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ से अगर आप ऑथ कॉन्टेक्स्ट की फाइल में देखें तो आप क्या आउटपुट दे रहे हो, ऑब्जेक्ट। सेंस बना रही है बात, सही है। तो आप यहाँ पे पेपर डॉट जेएस में दोबारा वापस आए, आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, पता नहीं कहाँ गया वो, यार कॉपी करके लाते हैं फिर, कौन इतना मेरे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हमने सेम चीज़ बस कॉपी कर ली। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये पूरा कोड होगा तो आप ऐसे ही छाप छुप के काम कर लोगे। सही है जी, तो अब हमने ऑथ और सेट ऑथ यहाँ भी इंपोर्ट करा लिया। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात है, अगर आपको सिर्फ ऑथ इस्तेमाल करना है, सेट ऑथ नहीं चाहिए ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ क्या मंगवा लें, ऑथ। ये आपके ऊपर, ये नहीं हो सकता कि अगर एक ABC वेरिएबल बना ही नहीं हुआ आप बोलो ये भी चाहिए, वो वहाँ पे चीज़ है ही नहीं, तो अब वो कैसे आएगी। लेकिन हाँ, जो चीज़ है वो तो आप लाजमी कॉल करा सकते हैं। और अब वही काम हम यहाँ भी करेंगे, हम बोलेंगे यार एक थोड़ी सी जगह दो, इंपॉर्टेंट काम है। तो पहले इसको कर लेते हैं कि हमारा झंझट हट जाए। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है वैसे, लेकिन अब वो है ना कि वो बच्चों को एक आदत है डॉट जे एस डॉट जे। इस डिव के अंदर हमने पेपर कंपोनेंट लिखना है, और जो नीचे वाला है हमारे पास डिव के अंदर मैंने क्या लिखना है, ऑथ। अब आप गौर करें, इधर हम आते हैं, और आपको पता है मैं क्या करने लगा हूँ, बुक और पेपर, ये दो जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, सिबलिंग्स हैं। आपस में क्या है, सिबलिंग्स। आपके पास प्रॉप्स में कोई भी तरीका था कि एक सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग को कोई डेटा पास करने का, हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर होता था, सिबलिंग टू सिबलिंग या चाइल्ड टू पेरेंट ट्रांसफर नहीं होता था। सही है, तो अब हमें बेसिकली करना यह है कि इनकी जो थोड़ी बहुत चेंजिंग है हमें दूसरे में रिफ्लेक्ट करानी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मेन कंपोनेंट कौन है, बुक। उसके नीचे हमारे पास ये बुक का डेटा है, और यहाँ पर ये पेपर कंपोनेंट है, और ये का डेटा है।
सही है। वैसे ये H1 की वजह से थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, तो H1 नहीं करते, इसको भी डिलीट। ठीक है जी। तो ये बुक कंपोनेंट है, इसके अंदर ये ऑथ यूज हुआ हुआ है। ये पेपर कंपोनेंट है और इसके अंदर क्या यूज हुआ हुआ है, अगेन ऑथ यूज हुआ हुआ है। अब हम करते हैं बुक में हम आते हैं, और अब ये फनकारी हम करते हैं कि हम सेट ऑथ को कॉल कर लेते हैं। बल्कि ऐसे कैसे कॉल करें, तो भी हम कह लेते हैं div। हमने एक बटन बनाया, बटन में हमने कौन सा फंक्शन दिया, एक ऑन क्लिक फंक्शन दिया। इस फंक्शन का नाम क्या दिया, इन क्लिक। अभी आपको पता है इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। इस फंक्शन को नाम दे देते हैं बुक का, क्योंकि बुक बुक के कंपोनेंट में, ताकि आपको याद रहेगा ये किसके कंपोनेंट। ये पता है आपको याद रहेगा, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये फंक्शन क्लिक हो तो सेट ऑथ में सेट कर दो डेटा चेंज्ड फ्रॉम बुक। फेयर इनफ। अब हम इस बटन को भी उठाते हैं, तो हम इसको ले जाते हैं किस कंपोनेंट में, अपने पेपर के कंपोनेंट में। अब इसमें भी हम ये वाला फंक्शन दोबारा कॉपी कर लेते हैं। रिटर्न के ऊपर हमेशा फंक्शन होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। सही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेपर, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पेपर। ठीक है। अब ज़रा पीछे जाते हैं, तो हमें पता लग रहा है ये पूरा बुक है और ये पूरा पेपर है। सही है। यहाँ एक और हम काम कर लेते हैं, फाइल। फाइल के अंदर एक और हमें मिलता है, हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में देते हैं इसको 3px सॉलिड ब्लैक। तो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब तो उसको डिव करना फ़र्ज़ हो गया। यहाँ पे भी हम इसको हैं, पर कितना करते हैं, अब पता लग रहा है। पर बुक है, नीचे पर है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब हम बुक को क्लिक करते हैं, नोट किया। हाँ। अब ऑथ कॉन्टेक्स्ट की क्वालिटी ये है कि अभी तक आपने ये जो बटन बना के डेटा चेंज करने वाला जादू किया था, ये कंपोनेंट के अंदर होता था। यहाँ तो कंपोनेंट के अंदर, यहाँ उसका जो नेस्टेड कंपोनेंट होता था, जो चाइल्ड कंपोनेंट होता था, हम सिर्फ उसमें डेटा चेंज कर पाते थे। ये बात सबको याद है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई का क्या रोल है, अभी क्या हो गया, पेपर। अब अगेन ये पूरा कौन सा कंपोनेंट है, बुक। ये कौन सा कंपोनेंट है, पेपर। लेकिन जिस कंपोनेंट से आप डेटा चेंज कर रहे हैं, उसके सिबलिंग कंपोनेंट में भी डेटा चेंज हो जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये जो ऑथ है, ये कहाँ बना हुआ है, ये ऑथ बना हुआ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। सही है। तो ये जो सेट ऑथ कॉल हो रहा है, वो यहाँ पे कॉल हो रहा है इधर। वो अखलाक को बदल के जो भी चीज़ आपने उसको पास की है, वो सेट कर रहा है। अब मज़े की बात है, क्योंकि यहाँ पे डेटा चेंज हुआ, तो अब ये ऑथ जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये वहाँ वहाँ बदल देगा। समझ रहे हैं। अब आप आज़ाद हो गए। अब चाइल्ड, पेरेंट, सिबलिंग, ग्रैंड चाइल्ड, जहाँ भी कंपोनेंट है, आपने सबसे पहले वो यूज़ ऑथ वाली इंपोर्ट लाइन वाली लगानी है, और उसके नीचे वो आपने यूज़ यूज़ ऑथ को इस्तेमाल करना है और उसको चला देना है। बात समझ आ रही है। इस तरीके से अब आप देखेंगे आप अलग अलग कंपोनेंट्स में डेटा पेस्ट भी कर रहे हैं। एक और थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लेते हैं। अब हम बुक्स में आते हैं। क्या हुआ?
क्या? नहीं, तो आपने वेरिएबल बदलना है फिर, समझ रहे हैं? सेट ऑथ बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो यूज स्टेट का वो फंक्शन है जो कि यूज स्टेट की जो अपनी वैल्यू होती है उसको बदल रहा है। ऑथ मैंने सिर्फ उसको नाम दिया है। अब मैं इसका डबल भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं दो तीन बना लूँ। अब जैसे कि मैं ऑथ में आया, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको पता लगे कि ये लाइन अब आपके ना दिमाग में रट गई होगी। सही है, मैंने इसको ही कॉपी किया। अब मैंने यहाँ पे डार्क सेट डार्क, सही है। यहाँ पे मैंने इसको फिलहाल कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया। अब ये नया वेरिएबल जो है ये मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी करूँगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दूंगा। अब जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया ना ये, तो अब जावास्क्रिप्ट को पता लग गया कि ये कॉन्टेक्स्ट का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। अब मैं जिस कंपोनेंट में ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करूंगा वहां पे मुझे ये दो वेरिएबल भी मिल जाएंगे। इसको वैसे हम लोग कर लेते हैं स्टार्टिंग वैल्यू ट्रू, सही है। अब हम आते हैं दोबारा बुक में। अच्छा, मेरा तरीका पता है क्या होता है नॉर्मली, मैं इस पूरे को ऐसे कॉपी करता हूँ, बुक में आता हूँ, मैं उसको ऐसे छाप देता हूँ। फिर जो चीज़ मुझे पता है कि इसमें से जो वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए मैं उसको मिटा देता हूँ। ये मिटाने की वजह क्या है कि जब भी उस अगर आप एवं ही सारे कॉपी कर लोगे ना, आप बोलोगे क्या ही फ़र्क पड़ता है, 10-15 वेरिएबल बने हुए, 10-15 आपने यहाँ पे चिपका दिए, उसमें से इस्तेमाल 3 हो रहे थे, आपको लगा बड़ा कूल है, क्या ज़रूरत है बाकियों को डिलीट करने की, हो सकता है कि आगे यूज़ हो जाए मेरे से, ठीक है, बाद में कौन मेहनत करेगा दोबारा कॉपी करके लाओ। तो उसका मैं आपको नुकसान बता दूंगा। उसका नुकसान ये होगा कि आप में से अब उसने 10-15 वेरिएबल जो आपने डिफाइन किए हैं, 10-15 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल चेंज हुआ तो वो जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वो सारे सारे कंपोनेंट्स भी रीलोड हो जाएंगे, समझ रहे हैं? अब एक एक कंपोनेंट है उसमें वेरिएबल यूज़ दो हो रहे हैं, अब आपने लगा 15 दिए हैं, इसका मतलब है कि वो 15 वेरिएबल जब जब चेंज हो गए वो कंपोनेंट फजूल में रीलोड होता रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे लेकिन चलो सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगेन तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह हम डार्क थीम है तो हम कह सकते हैं div दिस इज डार्क थीम। किसी को ये चीज़ याद है? अच्छा, तो लीक्स के हवाले से ये किसी को याद है? थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एक में उसके बाद क्या करना होता है। एक नॉर्मल एक अच्छी प्रैक्टिस है कि इसको किसमें लॉक करना चाहिए। के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक के बाद मैं वो कॉपी करता हूँ, कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं दिस नॉट, सही है। यहाँ पे हम लोग एक और बटन बना लेते हैं, तो हम कह लेते हैं टॉगल डार्क। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर भी एक फंक्शन बना सकता हूँ, अगर नहीं पता है तो अभी देख लें। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेट डार्क है, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। मुझे इसमें ऐसे पास करना है कि अगर डार्क में पहले ट्रू सेट हुआ हुआ था तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स सेट हुआ हुआ था वो ट्रू हो जाए। कैसे करूँगा, जो दिमाग में आ रहा है? कंडीशन लगा के मैं लिखूँ इफ डार्क देन डार्क फॉल्स एल्स। असल में ये मैंने बताया हुआ है। हाँ, क्लिक मी टॉगल बनाया था मैंने। नॉट ऑपरेटर, हम एक नॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं और उस नॉट ऑपरेटर में मैं क्या दे दूंगा,
का पेरेंट वेरिएबल। अब नॉट ऑपरेटर का मैंने आपको फंक्शनैलिटी बताई थी कि नॉट ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर साइंस के शुरू शुरू के जो आपके कोर्सेज होते हैं उसके अंदर लॉजिकल के जो आपके लॉजिकल बिल्डिंग होती है उसमें पढ़ाया जाता है, गेट्स के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ट्रुथ टेबल्स पढ़ाएं, टेबल पढ़ें। तो एक ट्रुथ टेबल नाम की चीज़ होती है, उसमें वो टेबल्स बनाए जाते हैं कि 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, 1 1 तो 1, 0 0 तो 0। इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल्स। फिर आपको टीचर आके बताता है कि बेटा एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है, एक जॉर गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, फिर पता नहीं कौन कौन से गेट होते हैं। फिर उसके बाद जो है कि वो उसके बाद वो आपको बोलता है कि बेटा पहले एंड गेट लगेगा, फिर उसके बाद नॉट गेट लगेगा। अब इसका ट्रुथ टेबल बना। क्लास में ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, फिर जब पेपर आता है तो पेपर में पहले एंड गेट लगा हुआ होता है, फिर नॉट गेट लगा हुआ होता है, फिर और गेट लगा हुआ होता है, फिर 5 6 और गेट्स लगे हुए होते हैं, फिर बोलते हैं अब इसका ट्रुथ टेबल बना। सही है, तो आधे बच्चे वहीं फेल हो जाते हैं। उसका यूज़ यहाँ पे होता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल बिल्डिंग, जब आप प्रोसेसर डिज़ाइनिंग में जाते हैं तब ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमें स्कूल में इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट कराया गया था। एक सर्किट था, उस सर्किट में हमें ये चीज़ पढ़ाई गई थी, सीरीज़ पैरेलल सर्किट सुना है? उसमें हमें ये और एंड गेट बड़ा अच्छा टीचर ने पढ़ाया था कि वो एक तार प्लग करती थी तो बोलती नहीं अब ये 1 स्विच ऑन हो गया, लेकिन अगर वो और गेट है फिर भी वो 1 ही रहेगा, यानी कि ऑन रहेगा सिर्फ एक वायर पे। फिर एक वायर हटा दिया यानी कि 0 1 तो भी वो 1 ही। फिर अगर दोनों लगा दो 1 1 तो भी बल्ब जलता था। अगर दोनों केबल्स निकाल दो तो वो 0 हो जाता। फिर एंड गेट में इसका ऑपोजिट होता था। इस तरीके से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाया था 6 क्लास में। SDK होता था, स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता था हमारा उसमें है। तो काफ़ी अच्छा था। खैर, अब ये हम सेट डाक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सेट डाक कहाँ से इस्तेमाल हुआ हुआ है? यहाँ से। और ये सेट डाक कहाँ से आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट से भी। यूज ऑथ मैंने नाम दिया है उस हुक का जो मैंने ही बनाया। सही है, मैं उसको कोई भी नाम दे सकता था, आप भी इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, खुद से बनाया। अगर लेकिन मुझे जितना यकीन है कि आप लोग इसका नाम नहीं बदलेंगे और जो मैंने बनाया हुआ उसी को छाप के काम करेंगे, तो आप याद कर लेंगे यही वाली लाइन आपने है। तो यहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पे हमने एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया है। तो अब ज़रा आके देखते हैं कि इसका हाल क्या हुआ है। तो अब बुक के साथ हमारे पास एक फंक्शन आ गया टॉगल डार्क। ऊपर वाली लाइन को ज़रा आप गौर करेंगे तो अब मैं इसको टॉगल को कर रहा हूँ तो ऊपर से डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन ये कहानी यहाँ तक नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझ तो गए होंगे। अब मैं इसको कॉपी करके लाऊंगा किस कंपोनेंट में? पेपर के कंपोनेंट में। पेपर के कंपोनेंट में बोलूँगा तुम भी ये इम्पोर्ट करो। सही है, और ये जो डार्क है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ऑथ के बाद तो डार्क वेरिएबल डिस्प्ले करा दो। सही है, तो ये हमारे पास नहीं रिलोड हुआ। क्या सर्वर रुक गया क्या? क्या? नहीं नहीं, इजीली हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये इसको रीड नहीं कर रहा, इसको रीलोड नहीं कर रहा दूसरे वाले कंपोनेंट में। अब हुआ। क्या बीमारी है? अच्छा सही है यार, वो मैंने ऐसे ट्रू एंड फॉल्स किया था। नहीं 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 नहीं, अरे भाई वो जो था ना वो ये वाले कोड के वगैरह नहीं चलेगा ना। तो डार्क है ना वो एक बूलियन है, वो टेक्स्ट थोड़ी था। दिमाग ही नहीं चल रहा आप लोगों का। सही है, अब वो आ गया। उसकी वजह क्या थी कि जो डार्क का वेरिएबल है बेसिकली क्या है? बूलियन है, यानी कि ट्रू या फॉल्स।
उसको देखते हुए मैंने क्या बनाया था, एक टर्नरी ऑपरेटर, कि जब ये पॉजिटिव हो तो कौन सी लाइन चलाओ, ये वाली, अगर ये फॉल्स हो तो कौन सी वाली चलाओ, ये वाली। सिंपल सी एक लॉजिक लगाई थी मैंने। वैसे ये वन लाइनर कहलाता है, ये वन लाइन में ही होता है, मैं इसको इस्तेमाल भी वन लाइन में ही करता हूँ। कि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग तोड़ा है, कि सबसे पहले आप उसको कंडीशन बताते हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स बताते हो, क्वेश्चन मार्क के बाद वो कंडीशन बताते हो कि जो चलेगी जब आपका आंसर ट्रू हो, उसके बाद आप कॉलन लगाते हो, और कॉलन के बाद आप वो कंडीशन बताते हो जब वो फॉल्स होगा तो वो चलाएगा। ये सिंपल इफ एल्स है, लेकिन वन लाइनर है, एक लाइन में लिखा जाता है। अब टॉगल डाग आपको दिख रहा है कि बटन सिर्फ बुक में है, पेपर कंपोनेंट में है ही नहीं, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स में डेटा चेंज होगा। ये कौन कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कर रहा है। अब अगेन मैंने आपको सिबलिंग खसूसन मैंने क्यों कंपोनेंट्स बना के दिखाया, क्योंकि सिबलिंग्स में डेटा ट्रांसफर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आपको बताया था कि एक सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग का डेटा ले जाने का क्या एक वाहिद तरीका हो सकता है, कि चाइल्ड से डेटा जाना चाहिए किसमें, पेरेंट में, और पेरेंट से डेटा आना चाहिए किसमें, चाइल्ड में, दोबारा वापस ऐसे घूम के जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर सोचेंगे दो सिबलिंग्स हो ऐसे कि भाई एक पेरेंट है, पेरेंट के दो चाइल्ड है, इस चाइल्ड का एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड का भी एक चाइल्ड है, अब इन दोनों चाइल्ड को, इनके जो ग्रैंड चाइल्ड है, आपस में डेटा शेयर करना है, तो यानी कि ये अपने पेरेंट को भेजेगा, फिर अपने पेरेंट को भेजेगा, फिर वो अपने चाइल्ड को भेजेगा, फिर अपने चाइल्ड को भेजेगा, तब जाके डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कितना आसान है कि आपने ये लाइन लिखी और इसका ये वेरिएबल कमाल कर लिया। चाइल्ड टू पेरेंट भेजना बहुत सा सवाल है। ये सारे कंपोनेंट किस में कॉल हुए हैं, ऐप में कॉल हुए हैं, तो हम करते हैं ऐप में ही H1 बना लेते हैं। सही है। अब हम, आपको पता है सबसे फेमस लाइन, इसको छापो, तो इंपोर्ट करो, लेकिन ये इंपोर्ट गलत है, एक डॉट आएगा, क्योंकि ऐप डॉट जेएस के साथ हुक्स का फोल्डर है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, फिर बाद में आप रोते रहेंगे ये तो इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। फिर आपने ये पूरी लाइन छापनी है, ये यहाँ पे नहीं कॉल होगी, ये कहाँ कॉल होगी, ऐप के अंदर। कि हुक हमेशा कहाँ कॉल होता है, कंपोनेंट के अंदर, वरना वो आपको रिएक्ट एरर दे देता है, ये कैन नॉट कॉल अ हुक आउटसाइड रिएक्ट कंपोनेंट। H1 के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट ओपन की, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने अपना वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल का नाम क्या है, ऑथ। अब मैं वापस आया, तो ये सबसे ऊपर ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है, पेरेंट यानी कि ऐप कंपोनेंट। ये इसके दोनों क्या हैं, चाइल्ड है। ये कौन सी बाउंड्री डिफाइन कर रही है, ये उसका पेरेंट है, मतलब ये सॉरी बुक का जो कंपोनेंट है, मैंने उसकी बाउंड्री बनाई थी बताने के लिए कि ये बुक का कंपोनेंट है, ये पेपर कंपोनेंट है, और ये उन सबका पेरेंट है। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि एक और इधर आप स्टाइल बना सकते हैं। स्टाइल बनाने के बाद आप इसमें एक और बना लेते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते ब्लू। तो अब आपको पता लग रहा है कि ये जो ब्लू पूरा है ये कौन है, पेरेंट है। मेरे कोई लाइट कलर बताओ, क्या, काय, गुड है। तो अब ये पूरा जो कलर है ये किसका कलर है, ऐप कंपोनेंट, जो कि बेसिकली एक पेरेंट कंपोनेंट है। तो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें बुक को, तो आपने नोट किया ये चाइल्ड टू किस में गया, पेरेंट, और यहां पर सिबलिंग टू सिबलिंग। अब इसका आपने खास देखा, जिस कंपोनेंट में वो पेरेंट हो, चाइल्ड हो, सिबलिंग हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले उस हुक को इंपोर्ट करना है, उस वेरिएबल को इंपोर्ट करना है, उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, पता वहां उसको बस आपने इंपोर्ट करना है, सिंपल, उस कंपोनेंट में। अभी आपने पहले देखा कि मैंने ऐप में कंपोनेंट इसको इंपोर्ट नहीं किया होता, हालांकि बुक और पेपर दोनों किसके चाइल्ड कंपोनेंट है, ऐप के, ऐप के। तो अब मैंने सिर्फ उसको तब इंपोर्ट किया जब मुझे ऐप के अंदर अब इसका वेरिएबल इस्तेमाल करना था, मुझे चाहिए था, जो जहां पे आपको जो वेरिएबल इस्तेमाल करना है, आपने वहां पे ऑथ को इंपोर्ट करा देना है।
अब इधर एक बहुत एक क्लासिक एग्जांपल है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अभी, बस क्लास को इधर एंड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आज अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में बहुत ब्यूटीफुली भी रिकॉर्ड हो गई है, सही है। अब हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट की सेपरेट फोल्डर बनता है, नॉर्मली बनता है। अच्छा, आप कॉन्टेक्स्ट की ये फाइलें ज़्यादा बना सकते हैं, जैसे मैंने ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाई हुई है ना, आप इसमें बुक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, पेमेंट कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, शॉपिंग कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। तो उसके अंदर जो शॉपिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो सिर्फ किसके पास होंगे, शॉपिंग कॉन्टेक्स्ट वाले। तो हम क्यों अलग अलग करते हैं, क्योंकि ऑथ कॉन्टेक्स्ट में फ़र्ज़ करेंगे कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको पता है कि ये शॉपिंग वाले में नहीं चाहिए होंगी, उनके लिए आप बेसिकली अलग बना लेते हैं, सही है। लेकिन मसला क्या, अगर हाँ ये भी हो सकता है कि आप एक ही कंपोनेंट में दो कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मल्टीपल इंपोर्ट्स करते हैं ना एक कंपोनेंट। खैर उसको ज़्यादा आप अभी ना करें, नॉर्मली एक से ही काम हो जाता है, सही है। दिमाग को अभी ज़रा हल्का हल्का रखें। एक जो मैं एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये यही हो, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट API अंडरस्कोर URL HTTPS github.com api.github.com, और ये ऐप URL मैं पास कर देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। अब आपको पता है कि ऐप URL यहाँ पास हो गई है, तो मुझे जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया है मुझे यहाँ मिल जाएगा, समझ आ रही है। ये क्या होता है, ये एक एक्चुअल प्रैक्टिस है जो कि ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और हर तकरीबन प्रोजेक्ट में ये आपको चीज़ दिखेगी। ये क्या होता है, ये है बैकएंड URL, या जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, API URL। कि आपका जो फ्रंट एंड है वो आपके बैकएंड से कहाँ पे कनेक्ट करेगा। इसको यहाँ लिखने की वजह क्या थी, अब फर्ज करें कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, सही है। मैं कहता हूँ कि अभी API पे टेस्ट ना करो, किस पे करो, डेव पे। अब मैंने डेव किया ना, तो ये API URL पूरी एप्लीकेशन में जहां जहां इस्तेमाल हुआ था एक सेकंड में हर जगह से बदल गया। अब सोचेंगे ये यूआरएल मैंने 50-100 जगह पे इस्तेमाल की हुई है। अब मुझे मुझे बैकएंड डेवलपर ने बोला यार मैंने यूआरएल बदल दिए, अब तुम जो डेटा लोगे अब इस यूआरएल से नहीं लोगे, इस वाली यूआरएल से लोगे। तो अब मैं तो बोलूँगा भाई अब मुझे 1 साल का तो टाइम दो, भाई हर जगह जाके मैं उसको सही से चेंज करूँगा और करूँगा, ये खुआरी है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट में एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिंक पास कर देते हैं। अब इस लिंक का यहाँ पे बदलना है, और जो जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप वेरिएबल्स आप यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे इवन आप फंक्शंस भी बनाते हैं। बात समझ आ रही है। अगर आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हर जगह इस्तेमाल होगा, आपको पता है, जैसे कि हम बना लेते हैं, इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। अलर्ट फंक एक हमने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में मैंने बोला अलर्ट, यहाँ पे मैंने डेटा रिसीव किया और मैंने बोला जो भी डेटा है उसको क्या कर दो, अलर्ट कर दो, और जो अलर्ट फंक्शन का जो नाम है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई में पास कर दो, सही है। बात समझ आई। अच्छा, ये VS कोड देखें इंटेलिजेंट है, वो वेरिएबल को कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू, फंक्शन को कौन सा कलर दे रहा है, गोल्डन, सही है। यहाँ पे उसको पता चल गया कि अलर्ट फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं पेपर पे, पेपर में आके हम लोग लेट डार के बाद इस फंक्शन को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, सही है। अब हम इधर एक और बटन बना लेते हैं, अलर्ट का नाम रख लेते हैं अलर्ट, लेकिन जो फंक्शन अब कॉल होगा वो कौन सा होगा, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हमें मिला है, सही है। अब जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है अलर्ट का। जब मैंने इस अलर्ट फंक्शन को क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक अलर्ट। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया कि मैंने इसको कुछ भी पास नहीं किया, वहाँ पे मुझे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। ये बात नोट की सबने, मुझे बताएं ये कर सकता हूँ मैं, ये पॉसिबल है। हाँ,
अच्छा, ये जो सिंटैक्स है, मज़े की बात है, ये जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेबल है। अगर ये प्लेन जावास्क्रिप्ट होती तो ये परफेक्ट चलता, तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये प्लेन जावास्क्रिप्ट नहीं है। रिएक्ट है, वो कहता है कि अगर तुम्हें फंक्शन कॉल कराना है तो क्या लिखो, सिर्फ फंक्शन का नाम। अगर तुमने फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस चला दिया तो आपको पता है कि आपका जो वो रिएक्ट कंपोनेंट है वो क्या होता है, बार बार कॉल वो रीलोड होता है। तो जितनी दफ़ा रीलोड हो रहा होगा ना, वो उस फंक्शन को क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। तो आपके अगेन जो स्टेक ओवरफ्लो हो जाता है। बात समझ आ रही है? उसकी अब डेटा कैसे देंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बस यही मैं चाह रहा था आप पूछें। की जगह पे आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने एरो फंक्शन पास किया था। अब आप इस एरो फंक्शन के बॉडी के अंदर इस फंक्शन को इज्जत से कॉल करा लो। दिस इज पेपर। है तो हमारे पास अलर्ट आया, अलर्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज पेपर। लेकिन यही वाला काम हम अगर ये बटन हम इधर से छापते हैं और ये बटन हम ले जाते हैं किस में, बुक में, और बुक में ले जाके हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। और ये क्या है, दिस इज बुक, इस बुक में। लेकिन हमने ये अलर्ट फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, उसने एरर दिया कि ये तो मुझे मिला ही नहीं। हम बोलते हैं अभी दे देते हैं अलर्ट। तो यहाँ पे क्या गया, दिस इज बुक। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ वहाँ पर है। अब हर जो कंपोनेंट है इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसको अपना डेटा दे रहा है और इसको यूज़ कर रहा है। किसी को कोई भी मकसद समझ आ रहा है कि ये कब इस्तेमाल हो सकता है, मतलब रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ हो सकता है इस टेक्निक का, कि मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है और मैंने रखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। किसी को समझ आ रहा है? किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, डैशबोर्ड में कहाँ? ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है कि जो मुझे तकरीबन हर कंपोनेंट में चाहिए होगा, मेरा सवाल ये। क्या? तो थीम होती, सही है। अब थीम वाला वो फंक्शन क्या होता है कि वो आप ऊपर क्लिक करते हैं, एक बटन को क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी थीम का कलर डार्क हो जाता है, उसको फिर क्लिक करते हैं पूरी थीम का कलर लाइट हो जाता है। अब ये पूरी जो फंक्शनैलिटी है उसने कहाँ लिखी हुई है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इस फंक्शन का नाम पास किया हुआ है, जिस कंपोनेंट में वो बटन पास ऑन करना है वो हिट हो जाता है। तो इन्होंने एक बात की, लॉग इन साइन अप, साइन इन साइन अप। साइन इन साइन अप का पेज अलग बनता है, लेकिन उसके अंदर नहीं, उसके अंदर इज साइंड इन, इज साइंड इन। आपको ये चेक करना है कि ये यूजर साइन इन है या नहीं। याद है हमने नेविगेट में देखा था कि पहले चेक करो, अगर ये साइन इन है तो इसको ये पेज दिखाओ, अगर ये साइन इन नहीं है तो उसको होम पेज पे वापस ले जाओ। सही है। तो ये हम यूज इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए। ये फंक्शन लिखा हुआ होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, उसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको कॉल करा देते हैं। हम बोलते हैं चेक करो क्या ये यूज़र साइंड इन है। अगर साइंड इन है, अगर हमें रिटर्न ट्रू आता है तो वो पेज दिखता है। अगर रिटर्न फॉल्स आता है तो हम नेविगेट लगा देते हैं, नेविगेट टू साइन इन या होम, जहाँ भी आप उसको नेविगेट ले जाना है। ये एक रियल लाइफ सिनारियो है ऑथ कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन को कॉल करने का। तो ये आपका सारा का सारा काम था किसका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, जो कि आज पूरी एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, बनान से हो गया है। और आपने पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, सिबलिंग टू सिबलिंग, अब ग्रैंड चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड भी हो गया है वैसे तो। हत्ता कि जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर आपने इंपोर्ट वाला इंपोर्ट करना है। यानी कि पहली लाइन, तीन चीज़ें जो आपको इंपोर्ट करनी होती हैं, पहली ये लाइन, सही है। उसके बाद दूसरी ये लाइन में आप सारे वेरिएबल्स मंगवा रहे हैं। उसके बाद तीसरा काम है इन वेरिएबल को इस्तेमाल करना। अब इन वेरिएबल को इस्तेमाल आप बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पे यूज स्टेट हुआ हुआ है, सही है। मतलब यहाँ तक काम करने के बाद आप भूल जाएंगे कि ये वेरिएबल्स कहीं और लिखे हुए हैं। इनका यूज बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने इस कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट बनाया हुआ होता है। कोई भी फर्क है? अगर ये सिंपल इसी कंपोनेंट का यूज स्टेट होता, क्या आप उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करते? उसकी वैल्यू ऐसे ही सेट के थ्रू इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐसे ही करली ब्रेसेस में आपने उसको इस्तेमाल किया हुआ होता। कोई फर्क नहीं होता, बस ये पहली दो लाइनों का फर्क होता है कि आपने सिर्फ ये यूज स्टेट यहाँ नहीं बनाया बल्कि कहाँ बनाया हुआ है, इधर। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये ऑथ जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ हुआ होगा ये वहाँ वहाँ को क्लिक करने पे सारी वैल्यूज़ बदल देगा। ठीक है। यही वजह है कि आपके पास ऊपर आपने नोटिफिकेशन वाला वो देखा है, उसमें रेड कलर का 1 लिखा हुआ आ जाता है, सही है।
अब वो नोटिफिकेशन जहाँ जहाँ होता है, अगर आपने नोट किया हो तो अगर आपने फेसबुक का साइड बार खोला हुआ हो, साइड बार में लिखा हो नोटिफिकेशन और ऊपर भी नोटिफिकेशन का आइकन हो, अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ भी वन हो जाता है और साइड में भी वन हो जाता है। सही है, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन है उसके ऊपर वन आ जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सारे काम उसने किसमें किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। और मेन कंपोनेंट है, साइड बार कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट में भी नोटिफिकेशन यूज हुआ हुआ है उसने वो सीधा वहाँ पे फंक्शन कॉल करा है। तो जैसे ही वन हुआ उसने हर जगह जहाँ जहाँ वो नोटिफिकेशन वाला वेरिएबल यूज हुआ था उसको वहाँ वहाँ वन कर दिया। सही है, इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। इस कॉन्टेक्स्ट के इस्तेमाल को जब तक अब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सिंपल ऐसे ही करना है कि आपको दो सिबलिंग कंपोनेंट्स बना लेने हैं, एक पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट बना लेना है और आपने डेटा ट्रांसफ़र कराना है सिबलिंग टू सिबलिंग, पेरेंट टू पेरेंट। अभी मैंने एक और चीज़ नहीं की, वो भी बहुत अच्छी हो सकती है कि आप यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनाएं, सही है, और यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराएं। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करेंगे वो नीचे दूसरे कंपोनेंट पे नज़र आ जाएगा। अब जैसे जैसे टाइप करते रहेंगे एक और कंपोनेंट में, वैसे वैसे नीचे वो वैल्यू बदलती रहेगी। तो आप रियल टाइम डेटा बदल रहे हैं दो कंपोनेंट्स के बीच में। बात समझ आ रही है? बॉडी ना करो, मैं बॉडी ना करूँ, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने किया है। अब ऐप कंपोनेंट को अगर आप गौर से देखें तो ये तीन चीज़ें मैंने यूज़ ही नहीं की, सिर्फ क्या यूज़ किया है, ऑथ, बस। अब ये क्या इस्तेमाल करेगा, ऑथ, बाकी चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर आपको उसको ऑथ भी नहीं देना था, आप ऑथ को भी डिलीट कर दें, नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर है, सही है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, अब ऑथ कितने कंपोनेंट में इस्तेमाल हुआ है, तीन कंपोनेंट्स में, ऐप डॉट जेएस में, बुक डॉट जेएस में और पेपर डॉट जेएस में। अब बुक, ऐप और पेपर, इन तीनों में से ऑथ वेरिएबल का डेटा जो भी बदलेगा, लेकिन रीलोड कौन होंगे, तीनों। बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो ऑथ तीनों में यूज हुआ हुआ है। और ये रिएक्ट की ये वो है एडवांटेज है, की वजह से वो इतना पॉपुलर है कि आपका एक वेरिएबल बदला वो सारे के सारे कंपोनेंट को क्या कर देता है, रियल टाइम रीलोड कर लेता है, आपको खुद पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता। इस तरीके से ही अब आप क्या करें, सबसे पहले इस कॉन्टेक्स्ट को सही से इस्तेमाल करें, उसके बाद इसमें ब्राउज़र राउटर लगाएं। ब्राउज़र राउटर यानी रिएक्ट राउटर, ये अभी अभी मैं अपलोड करते हुए जाऊँगा। उस रिएक्ट राउटर कौन सा आपने यूज़ किया था, 6.3। 6.3 के पहले ही पेज पर ओवरव्यू के अंदर आपको वो सारा कोड बताया हुआ है कि वो राउटर कैसे इस्तेमाल करना है। आप राउटर को इस्तेमाल करें, वो जो आउटलेट वाला है ना उसको भी इस्तेमाल करें, और उस चाइल्ड कंपोनेंट में अपना डेटा शेयर करें, किसके थ्रू, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। क्या आउटलेट का कुछ भी नहीं था, पे आ जाओ। हमने ये ब्राउज़र राउटर इस्तेमाल किया हुआ है। ये ब्राउज़र राउटर क्या बता रहे हैं, कौन है, ये रिएक्ट राउटर है, सही है। अब हम ऐप डॉट जेएस में आते हैं। जब हम ऐप डॉट जेएस में आते हैं तो हमें पता लगा कि हमने यहाँ पे राउट्स बनाए हुए। जब हमने राउट्स को थोड़ा गौर से देखा तो हमारे पास एक राउट है। राउट कौन सा है, अबाउट, उसका पाथ क्या है, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट। लेकिन ये राउट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, एक और राउट, इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड राउट। और इसके अंदर ये शॉपिंग कार्ट का कंपोनेंट कॉल हुआ है, चेकआउट का कंपोनेंट कॉल हुआ है और पेमेंट का कंपोनेंट कॉल हुआ है। अब मुझे अबाउट के पेज में क्या चीज़ शो करानी है, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट या पेमेंट। लेकिन कब, तब जब मेरा यूज़र किस पे क्लिक करे, शॉपिंग के बटन पे। और ये शॉपिंग का बटन किसके अंदर होता है, अबाउट के कंपोनेंट के अंदर, सही है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से सोचें, अगर यही वाला काम अगर आपने किया हुआ होता विदाउट राउटर, और आपने शॉपिंग कार्ट, चेकआउट और पेमेंट ये तीनों कंपोनेंट उठा के लगा दिए थे किसके अंदर, अबाउट के कंपोनेंट के अंदर। जब आपका अबाउट का कंपोनेंट चलता तो तीनों कंपोनेंट प्रिंट हो जाते, यही होता जैसे कि यहाँ पे हुआ है। मैंने ऐप के कंपोनेंट में ये दो कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट बिठाए हैं, लेकिन दोनों एक साथ दिख रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये दोनों मैंने एक के ऊपर एक लिखे हुए हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ऐप डॉट जेएस में इधर बटन हो, सही है, इधर ऊपर मैं चाह रहा हूं कि इधर बटन हो, जब मेरा यूजर कहे ना कि मुझे बुक चाहिए तो बुक वाला कंपोनेंट दिखे,
मैं चाह रहा हूँ जब मुझे पेपर चाहिए तो उसको पेपर वाला कंपोनेंट दिखे सिर्फ क्लिक करने पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं नेस्टेड राउट। पहले हम राउटर में आके इसको बताते हैं कि ये सारे तीनों कंपोनेंट किसके पेरेंट चाइल्ड हैं, अबाउट के। अब अबाउट को कैसे पता लगेगा कि मुझे ये कंपोनेंट कहाँ लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लगा कहाँ का सकता है, वो अपेंड कर दे, सबसे नीचे लगा दे, जैसे हम एरे में लगाते थे, याद है, सबसे आखिर में। हो सकता है वो चाइल्ड कंपोनेंट को सबसे नीचे लगा दे, हो सकता है वो चाइल्ड कंपोनेंट को सबसे ऊपर लगा दे। लेकिन आप चाहते थे कि नहीं, जब ये लिखा हुआ है ना डेटा चेंज फ्रॉम बुक, इसके ठीक नीचे लगाओ। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, कौन सा टैग, आउटलेट। जहां पे आप ये टैग लगाओगे वहां पर आकर वो जो आपका इसका चाइल्ड कंपोनेंट है उसको आके ये लगा देता है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे आपने फर्ज करें ये ऐसे किया और यहाँ पे आके आपने लिख दिया पेमेंट। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। अब यूजर ने जिस बटन पे क्लिक किया उसकी यूआरएल हिट हुई, राउटर को पता लगा इसको ये चाइल्ड कंपोनेंट चाहिए, वो आउटलेट में जाके उस कंपोनेंट को वो इनर एचटीएमएल जैसे हम बात कर रहे थे, तो डॉट इनर एचटीएमएल करके उसने अपेंड कर दिया। बात समझ आ रही है, ये सिंपल काम है आउटलेट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, उसमें ये एक्सियोस जो है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक न्यू एक हमारी रेपो बन गई है, सही है, बहुत अच्छे से हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि जो रिएक्ट के बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी टर्मिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम एक्सियोस के बाद उसके बाद हम इंशाल्लाह इससे छोटी मोटी ऐप्स बनाएंगे जो बेसिकली रिएक्ट के ये सिंपल फंक्शंस यूज़ करेंगी, और हम बटन्स दबाएंगे, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, जैसे एक नॉर्मल एक रिएक्ट की ऐप होती है। उसके बाद हम लोग एक एपीआई को यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको बताई थी, api.github.com। एपीआई का आपको पता है क्या होती है, कैसी दिखती है। आपको हमने ये भी बताया था कि जेसॉन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है, जेसॉन के थ्रू डेटा आता है जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जेसॉन बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, सबको याद है। तो वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैंने दिखाया था, जेसन फॉर्मेटर भी दिखाया था मैंने। उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, और वो होगा किसके थ्रू, एक्सियोस के थ्रू। तो अब एक्सियोस समझना ज़रूरी है एपीआई यूज़ करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये कोई नेक्स्ट वीक की बात है कि आपको फिर हम लोग इंशाल्लाह नोट जेएस पे ले आएंगे कल क्लास में। क्या एफ बार में आउटलेट यूज़ नहीं होता, लिंक यूज़ होता है।